हेलो दोस्तों। तो अब पहली बात आ रही है कि क्या टीबी की दवा से प्रेगनेंसी ठहर सकती है? ऐसा क्या कारण है? किस दवा को ये टीबी की दवा इनहिबिट कर देती है कि प्रेगनेंसी ठहर जाती है? तो अब सारे चैप्टर खत्म हो गया है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग का। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए 30-year-old mother of two children weighing 60 kg was taking combined oral contraceptive pills containing levonorgestrel 0.15 milligram plus ethinyl ethinyl estradiol 30 microgram per day. Cyclic 3-week treatment, 1 week gap. She developed fever with cough and was diagnosed as a case of pulmonary tuberculosis. After sputum smear examination, she was put on isoniazid 300 milligram plus rifampin 600 milligram, paracetamol 1.5 gram plus ethambutol 1 gram daily for 2 months, followed by isoniazid 600 milligram plus rifampin 600 milligram thrice weekly. In the third month, the told to have the usual withdrawal bleeding during the gap period of contraceptive cycle. After 10 days, her urinary pregnancy test was found to be positive. Number A. What could be the reason of failure of oral contraceptive? B. What precaution could have prevented the unwanted pregnancy? तो आप देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को हिंदी में हम समझते हैं। तो बात कही जा रही है कि ओरल कंट्रासेप्टिव यानी गर्भनिरोधक गोली की फेलर का कारण और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव। तो केस का सारांश ये है कि 30 साल की जो महिला है जिसका वजन 60 किलो है, वो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लियोनॉर्जेस्ट्रॉल 0.15 मिलीग्राम प्लस एथनिल एस्ट्राडियोल 30 माइक्रोग्राम रोज ले रही थी। उसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ और उसे स्टैंडर्ड टीबी ट्रीटमेंट दिया गया। उस ट्रीटमेंट में दवा कौन सी है? पहले 2 महीने आइसोनियाज़िड 300 मिलीग्राम प्लस रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम प्लस पाराजिनामाइड 1.5 ग्राम प्लस इथाम्बुटाल 1 ग्राम रोज दी गई। उसके बाद आइसोनियाज़िड 600 मिलीग्राम प्लस रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम हफ्ते में 3 बार दी गई। तीसरे महीने में इसकी गैप पीरियड में विथड्रॉ बिल्डिंग नहीं हुई और 10 दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। अब ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फेल होने का कारण क्या था? मुख्य कारण रिफेंसिन है। तो रिफेंसिन एक पावरफुल एंजाइम इंड्यूसर है। ये लीवर में CYP3A4 और साइटोक्रोम P450 एंजाइम को बहुत तेजी से इंड्यूस कर देता है। ये एंजाइम ही ओरल कंट्रासेप्टिव में मौजूद हार्मोन एथनिल एस्ट्राडियोल और लियोनॉर्जेस्ट्रेल के मेटाबोलाइज को मेटाबोलाइज कर देता है या तोड़ देता है। जब रिफेंसिन लेने से एंजाइम बढ़ जाते हैं तो हार्मोन का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। इससे प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है और इनका कंसंट्रेशन इतना कम हो जाता है कि ओवुलेशन यानी अंडा निकलने वाले को रोकने में फेल हो जाते हैं। तो नतीजा होता क्या है? ब्रेक थ्रू ओवुलेशन होता है और इससे होता क्या? प्रेगनेंसी हो जाती है। ये इंटरेक्शन बहुत मजबूत और वेल डॉक्यूमेंटेड है। WHO और CDC गाइडलाइन में साफ लिखा है कि रिफेम्पसिन या रिफाबुटिन के साथ कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फेलर का रिस्क बहुत ज्यादा है। बाकी टीबी दवाओं आइसोनियाज़िड पैराजिनामाइड इथाम्बुटाल का इस तरह से इंटरेक्शन नहीं होता, सिर्फ रिफेम्पसिन का है। बी
अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाव के लिए क्या सावधानी बरती जा सकती थी? तो टीबी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही डॉक्टर को बताना चाहिए था कि महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है। वैक्सीन के दौरान ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अल्टरनेटिव कंट्रासेप्शन मेथड अपनाने चाहिए, जैसे बैरियर मेथड, कंडोम या डायफ्राम सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। कॉपर टी या हार्मोनल ये रिफेम्पसिन से प्रभावित नहीं होते हैं। इंजेक्शन विवो प्रोवेरा या इम्प्लांट, लेकिन कुछ गाइडलाइन में इन्हें रिफेम्पसिन के साथ सावधानी से यूज करने की सलाह है। बेहतर है कि बैरियर यूज करें। अगर ओरल कंट्रासेप्टिव ही जारी रखना हो, जो रिकमेंड नहीं है, तो हाई डोज या अतिरिक्त बैकअप जैसे कंडोम यूज करना पड़ता, लेकिन फिर भी रिस्क रहता है। वैक्सीन बंद करने के बाद ही कम से कम 28 दिन तक एंजाइम इंडक्शन का असर रहता है, इसलिए उस दौरान भी बैकअप कंट्रासेप्शन जरूरी है। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि रिफैम्पसिन ने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की इफेक्टिवनेस कम कर दी और बैकअप मेथड न होने से प्रेगनेंसी ठहर गई। सेकंड क्वेश्चन है, a 20-year-old patient weighing 60 kg has to be prescribed an anti-epileptic drug available as 200 and 400 milligram tablet for generalized clonic seizures. The pharmacokinetic parameter and therapeutic plasma concentration of the selected drug are target steady state plasma concentration (CPSS) is 6 milligram per liter. Oral bioavailability F 70%, volume mass distribution V 1.4 liter per kg, clearance 80 ml per hour per kg, plasma half-life T of 15 hours. What should be the loading dose and the daily maintenance dose of the drug for this patient? अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं कि एंटी एपिलेटिक दवा का लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज। तो पेशेंट की डिटेल दी गई है कि उम्र 20 साल है, वजन 60 किलो है। तो जनराइट टॉनिक क्लिनिक सीजर के लिए एंटी एपिलेटिक दवा की मात्रा दी गई है 200 मिलीग्राम, उपलब्ध है टैबलेट 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या क्या है? टारगेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन या यानी सीपीएसएस है 6 मिलीग्राम पर लीटर। ओरल बायोअवेलेबिलिटी एफ है 70% यानी कि 0.70। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी है 1.4 लीटर पर केजी। क्लियरेंस सीएल है इक्वल टू 80 ml पर आवर पर केजी। प्लाज्मा हाफ लाइफ है टी हाफ इक्वल टू 15 आवर्स। अब कैलकुलेशन करते हैं पहले के लिए लोडिंग डोज के लिए। तो लोडिंग डोज इक्वल टू टारगेट सीपीएस इंटू वीडी अपॉन एफ। यहाँ आईवी के लिए लेकिन ओरल के लिए एफ से डिवाइड करते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस डोज रोजाना के लिए, तो एम डी इक्वल टू टारगेट सीपीएस इंटू सीएल अपॉन एफ या डोज रेट एम जी मिलीग्राम पर आवर के लिए। फिर 24 घंटे से मल्टीप्लाई करके डेली डोज निकालते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहले वीडी निकालते हैं। वीडी इक्वल टू 1.4 लीटर पर केजी इंटू 60 केजी। तो वीडी आता है 84 लीटर यानी 84 लीटर। क्लियरेंस निकालते हैं। CL इक्वल टू 80 ml पर आवर पर केजी यानी इक्वल टू 0.08 लीटर पर आवर पर केजी। तो टोटल क्लियरेंस हुआ 0.080 लीटर पर आवर पर केजी इंटू 60 केजी इक्वल टू 4.8 लीटर पर आवर। तो क्लियरेंस निकला 4.8 लीटर पर आवर। अब दूसरा देख रहे हैं लोडिंग डोज का फार्मूला। तो लोडिंग डोज इक्वल टू सीपीएस इंटू वीडी अपॉन एफ। उसके हिसाब से दिया हुआ सीपीएस 6 मिलीग्राम है और वीडी है 84 और एफ है 0.70। तो आंसर निकल रहा है 720 मिलीग्राम। तो लोडिंग डोज 700 से 800 मिलीग्राम एक बार में टैबलेट के हिसाब से रखी जाएगी, या फिर 400 मिलीग्राम दो बार के हिसाब से, या फिर 400 एक बार, फिर 200 मिलीग्राम दो बार।
अब मेंटेनेंस डोज MD इक्वल टू CTSS इंटू CL अपॉन F। तो इसका फार्मूला लगाते हैं तो आंसर निकलता है 41.14 मिलीग्राम पर आवर। अब डेली डोज हुई है कि 41.14 मिलीग्राम पर आवर के हिसाब से, तो 24 घंटे के हिसाब से डेली डोज रहेगी 287.4 मिलीग्राम पर डे, लगभग 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम पर डे की डोज रहेगी। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो या तो 400 मिलीग्राम 2 बार दे सकते हैं, या फिर 400 मिलीग्राम एक बार और फिर इसके बाद 200 मिलीग्राम 2 बार। तो आमतौर पर 1000 मिलीग्राम पर डे की डोज हुई जाती है। आप इसमें नोट करने वाली यही बात है कि लोडिंग डोज आमतौर पर 1 से 2 डोज में दिया जाता है ताकि साइड इफेक्ट कम हो। मेंटेनेंस डोज को 2 से 3 बार में दिया जा सकता है, जैसे 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार। हाफ लाइफ 15 घंटे है तो स्टेडी स्टेट 3 से 5 दिन में आ जाता है। असल में डॉक्टर मॉनिटरिंग यानी प्राइमरी करके एडजस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हुआ है कि लोडिंग रेट लगभग 720 मिलीग्राम, 25 से 7 से 8 मिलीग्राम, और डेली मेंटेनेंस डोज लगभग 1000 मिलीग्राम दी जाएगी।